नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज आप लोगों को क्राइम की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें एक मर्डर केस को सुलझाने में दिल्ली पुलिस को पूरे 17 साल लग गए। आप इस बात को सुनकर ये ओपिनियन बना सकते हैं कि ये पुलिस का निकम्मापन है या काहिली है कि एक केस को सुलझाने में 17 साल लगा दिए। लेकिन जब आप इस केस की बारीकियों को सुनेंगे और जब आप ये जानेंगे कि पुलिस ने इस केस को पूरी तरह सॉल्व करने के लिए कितनी मेहनत की, तो शायद आपका नज़रिया इस मामले पर पुलिस को लेकर बदल जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये घटना है साल 2007 की और महीना है जून का। यही कोई 9-10 जून की तारीख होगी। हुआ ये कि कालकाजी के एक रिहायशी इलाके से दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम में एक आदमी ने कॉल किया और उस कॉल करने वाले आदमी ने यह बताया कि उसका किराएदार मकान में ताला लगाकर चला गया है, कमरा बंद है और कमरे के अंदर से काफ़ी तेज़ बदबू आ रही है। तो मुझे तो डर लग रहा है और चिंता हो रही है कि पता नहीं अंदर क्या है, एक बार प्लीज़ आप लोग आकर चेक कीजिए। अब जब ये जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम को पहुंची तो पुलिस कंट्रोल रूम की जो नियर बाई टीम थी कालकाजी में, उस टीम को बताया गया कि जाकर देखिए, चेक कीजिए क्या मामला है। तो पीसीआर की एक टीम वहाँ फ़ौरन पहुंची। वाकई उस कमरे में ताला लगा हुआ था और ताले की चाबी मकान मालिक के पास भी नहीं थी, क्योंकि जो किराएदार था उसी ने चाबी लगाई थी और वो गायब था। उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ हो चुका था और बदबू ऐसी कि कमरे के बाहर दरवाज़ा बंद होने के बावजूद टिकना मुश्किल हो रहा था। अब आप सोचिए, अगर कमरा खुलता, जो कि खुला, तो क्या हालत होती। तो पुलिस ने फाइनली उस कमरे का ताला तोड़ दिया और ताला तोड़कर जब पुलिस अंदर गई तो पुलिस ने देखा कि कमरे की हालत बहुत मलिन है, यानी बहुत ही गंदी स्थिति में वो पूरा का पूरा कमरा है। एक मैट्रेस है जिसे दीवार के सहारे खड़ा करके रखा गया है। जगह जगह ज़रूरत की चीज़ें, रोज़मर्रा की खाने पीने की चीज़ें, बर्तन वगैरह बिखरे पड़े हैं और साथ ही एक ट्रंक उस कमरे में रखा है, यानी लोहे का बक्सा, जिसके इर्द गिर्द मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। पुलिस को ये बात समझते देर नहीं लगी कि इसी ट्रंक के अंदर कुछ ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से मक्खियाँ इसके इर्द गिर्द भिनभिना रही हैं और इतनी तेज़ बदबू उस कमरे में और आसपास के इलाके में है। पुलिस ने उस ट्रंक को खोला और जिस बात का डर था वही हुआ। ट्रंक के अंदर एक लाश थी, एक लड़की की लाश, जो पूरी तरह से सड़ चुकी थी, ख़राब हो चुकी थी, यानी म्यूटिलेटेड कंडीशन में थी, जिसकी पहचान कर पाना नामुमकिन था। अब पुलिस ने मकान मालिक से पूछताछ शुरू की। पूछा कि भाई क्या मामला है, बताओ, यहाँ कौन कौन रहता था। तो पुलिस ने बताया कि मेरा किराएदार तो वीरेंद्र सिंह नाम का एक आदमी है जो पेशे से टैक्सी ड्राइवर है, वही यहाँ रहता था। उसकी उम्र यही कोई 30 साल के आसपास होगी और ये लड़की आती जाती रहती थी और उसके साथ यहाँ रुकती भी थी, रहती भी थी। इस लड़की की उम्र जो है तकरीबन 22 साल के आसपास रही होगी। जाहिर है ऐसे तो पहचान कर पाना मुश्किल था, लेकिन मकान मालिक को ये देखकर समझने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई कि ये वही लड़की है जो वीरेंद्र सिंह के साथ उसके इस किराए के कमरे में रहा करती थी। लेकिन इस लड़की की अपनी पहचान क्या है, ये मकान मालिक को भी नहीं पता था। अब पुलिस ने मकान मालिक से कहा कि तुमने टेनेंट वेरिफिकेशन करवाया होगा, जो तुम्हारा टेनेंट है यानी किराएदार वीरेंद्र सिंह, उसकी डिटेल कहाँ पर है। तो मकान मालिक ने इस मामले में दिल्ली पुलिस की मदद की। आप में से जिनको नहीं पता है, मैं एक बार बताऊं कि राजधानी दिल्ली में ये सख्त कानून है कि जो भी आदमी कहीं कोई किराए का मकान लेगा, वो अपने मकान मालिक को सारी डिटेल जो है अपने बारे में फर्निश करेगा, अपना नंबर, अपनी आई कार्ड, मोबाइल नंबर, तस्वीर, और उसको मकान मालिक जो है किराएदार की मदद से लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर उसको रजिस्टर करवाएगा पुलिस के साथ और उसका वेरिफिकेशन होगा, कहने का मतलब। तो ये एक परिपाटी है और वो इसलिए है कि अपराध की घटनाओं पर रोकथाम लगाई जा सके। तो खैर, टेनेंट वेरिफिकेशन के बारे में जब पुलिस ने मकान मालिक से पूछा तो मकान मालिक ने कहा कि हाँ, हमने टेनेंट वेरिफिकेशन कराया था और वीरेंद्र सिंह की सारी चीज़ें मेरे पास मौजूद है, डॉक्यूमेंट वगैरह। पुलिस ने कहा दिखाओ। पुलिस ने देखा, उसमें एक नंबर भी है। उस नंबर पर फ़ोन किया गया, लेकिन वो फ़ोन नंबर स्विच ऑफ आ रहा था और मकान मालिक का कहना है कि वो पहले दिन से वीरेंद्र सिंह को फ़ोन कर रहा है, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ है। लेकिन पुलिस को उसी टेनेंट वेरिफिकेशन वाले फॉर्म से वीरेंद्र सिंह का एक पासपोर्ट साइज़ का फोटोग्राफ भी मिला, एक तस्वीर भी मिली। पुलिस को लगा कि अब इस पासपोर्ट साइज़ की तस्वीर के सहारे वीरेंद्र सिंह को वो ढूंढने की कोशिश करेगी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 2007 से 2024 तक, जब तक वो पकड़ा नहीं गया,
17 साल गुजर गए, एक वीरेंद्र सिंह को पुलिस नहीं पकड़ सकी। वीरेंद्र सिंह ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सिर से सींग। वीरेंद्र सिंह का एक और जानकार था जिसका नाम था शंकर घोष। पुलिस ने उस शंकर घोष को भी गिरफ्तार कर लिया जो वीरेंद्र सिंह के साथ ही उठता बैठता था, और इस लड़की के कत्ल के मामले में उसकी भी भूमिका थी। लेकिन इसके बावजूद पुलिस वीरेंद्र सिंह तक नहीं पहुंच सकी। शंकर घोष की जब गिरफ्तारी हुई तो जो कहानी फौरी तौर पर सामने आई, उस कहानी के मुताबिक ये जो लड़की है जिसकी हत्या हुई थी, ये लड़की बेसिकली एक जिस्म फरोशी के धंधे में शामिल एक लड़की थी, पश्चिम बंगाल की रहने वाली, जिसे वीरेंद्र सिंह अपने साथ लेकर आया था और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इस लड़की को वो जिस्म फरोशी के काम के लिए भेजा करता था, और बदले में जो भी पैसे मिलते थे उसका एक बड़ा हिस्सा वीरेंद्र सिंह खुद रखा करता था और बाकी कुछ पैसे लड़की को उसके जीवन यापन के लिए दे दिया करता था। शंकर घोष भी इसी तरह के धंधे में शामिल था, तो उसे भी इस लड़की के बारे में और वीरेंद्र सिंह के बारे में जानकारी थी। और जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, बंद कमरे में ट्रंक के अंदर लड़की की लाश मिली, वीरेंद्र सिंह गायब हो गया, उसे देखकर ये क्लियर था कि इस लड़की के कत्ल में वीरेंद्र सिंह का ही हाथ है और वही अब तक इस मामले में फरार चल रहा है। तो इस मामले की उस समय कालकाजी पुलिस जांच करती रही, लेकिन कालकाजी पुलिस को उस समय इस मामले को पूरी तरह सुलझाने में और खासकर वीरेंद्र सिंह को पकड़ने में कोई कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि उसका कोई वेयरअबाउट्स पुलिस को उस समय पता नहीं चल पा रहा था। इस बीच जो उसका घर है वीरेंद्र सिंह का, पुश्तैनी घर, वहाँ पर भी पुलिस ने पता किया, लेकिन वहाँ भी वीरेंद्र सिंह जो है एक बार भी नहीं गया था। यानी वीरेंद्र सिंह देखा जाए तो एक तरह से गायब हो चुका था। ऐसे गायब हुआ कि पुलिस को ढूंढे नहीं मिला, साल दर साल गुजरते रहे। इस बीच एक कांस्टेबल जो उस समय उस इलाके में तैनात थे, जिनका नाम है रमेश कुमार, वो इस मामले में बहुत इंटरेस्ट लेकर इस मामले को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे और बाद में भी करते रहे। उसकी वजह यह है कि रमेश कुमार उस समय जब ये खबर मिली थी तो कालकाजी पुलिस स्टेशन का मामला था, वो मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने जब ट्रंक में एक लड़की की लाश ठुसी हुई देखी तो उस लाश को देखकर उनके मन में बड़ा गहरा इम्पैक्ट हुआ, उनको बड़ी तकलीफ हुई। उन्होंने बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये भी कहा कि मैंने अपने करियर में, कुछ सालों के करियर में, बेशुमार ऐसी लाशें देखी जो कटी फटी थी, जिनमें किसी में गोली, किसी में चाकू लगे थे, कोई जला हुआ था, लेकिन इस लाश को देखकर मुझे बड़ी अलग सी तकलीफ हुई, क्योंकि मुझे लगा कि किसी इंसान की ऐसी हालत कि उसे मार पीट करके तोड़कर ट्रंक के अंदर ठूंस दिया जाए, ये बात बड़ी तकलीफ दे है। तो खैर रमेश कुमार के लिए ये मामला सिर्फ एक जिम्मेदारी, ऑफिशियल जिम्मेदारी का नहीं था, बल्कि पर्सनली भी रमेश कुमार इस केस से अटैच्ड हो गए थे और वो इस केस को हर हाल में सॉल्व करना चाहते थे, लेकिन उनको भी इस मामले में कोई कामयाबी नहीं मिल रही थी। इसके बाद रमेश कुमार का कालकाजी से ट्रांसफ़र हो गया, वो दिल्ली के अलग अलग पुलिस थानों में काम करते रहे। वो इस केस को भूले नहीं, अपने तौर पर पता करने की कोशिश करते रहे, लेकिन कामयाबी उन्हें नहीं मिली। फाइनली अब से कुछ समय पहले रमेश कुमार का ट्रांसफ़र क्राइम ब्रांच में हुआ और अब वो प्रमोट होकर ASI यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बन चुके हैं। और क्राइम ब्रांच के भी उस यूनिट में रमेश कुमार की ड्यूटी लगी जिस यूनिट में प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जिसे कहते हैं, भगोड़ा अपराधी, उन अपराधियों की धरपकड़ की जिम्मेदारी जिस यूनिट पर होती है। तो यहाँ रमेश कुमार के लिए एक, जिसे कहते हैं ना कि क्लासिक केस था कि वो इस मामले को सॉल्व करे, जिस मामले को कभी उसने अपने करियर के शुरुआती दिनों में सॉल्व करने की कोशिश की थी और कामयाब नहीं हुए थे। तो रमेश कुमार ने फिर से वीरेंद्र सिंह के बारे में जानकारी जुटाने की शुरुआत की और इस बार मुखबिरों के जरिए वीरेंद्र सिंह के बारे में पुलिस को एक अच्छी जानकारी मिली। पुलिस को पता चला कि वीरेंद्र सिंह अभी भी जिस्म फरोशी के धंधे में जुड़ा हुआ है, शामिल है, और वो इन दिनों हरियाणा के पानीपत में रहता है। पुलिस को एक एड्रेस के बारे में भी पता चला, रमेश कुमार एंड टीम को वहाँ दबिश दी गई, लेकिन वीरेंद्र सिंह उस एड्रेस पर नहीं मिला। पता चला कि पहले रहता था लेकिन वो मकान बदल चुका है। अब ऐसे लोग जो क्राइम में इन्वॉल्व हो, जिसने पहले मर्डर किया हो, जिस्म फरोशी का धंधा करवाता हो, वो आदमी तो पुलिस से बचने के जतन और जुगाड़ करेगा ही। तो वीरेंद्र सिंह जो है उस एड्रेस से गायब हो चुका था। वक्त गुजरता रहा। इस बीच रमेश कुमार और उनके साथी वीरेंद्र सिंह का पुराना मोबाइल नंबर ढूंढने में कामयाब हो गए। वो मोबाइल नंबर जो 17 साल पहले सारे डॉक्यूमेंट्स में दर्ज था और जो टेनेंट वेरिफिकेशन वाला पेपर था उसमें भी था, क्योंकि वो पेपर भी अब पता नहीं कहाँ था, इतने साल गुजर गए थे। तो खैर वो मोबाइल नंबर जो है रमेश, जो ASI हैं रमेश कुमार, वो
हासिल करने में, रिट्रीव करने में कामयाब हो गए। अब इस मोबाइल नंबर ने बड़ा कमाल किया। ये मोबाइल नंबर पहले भी स्विच ऑफ था, अब भी स्विच ऑफ है। लेकिन हुआ ये कि इस मोबाइल नंबर के ज़रिए पुलिस ने उस बैंक अकाउंट का पता लगाया जो बैंक अकाउंट वीरेंद्र सिंह का था, क्योंकि ये मोबाइल नंबर एक पर्टिकुलर बैंक अकाउंट के साथ कनेक्टेड था, अटैच्ड था, यानी बैंक अकाउंट में ये मोबाइल नंबर मेंशन्ड था। अब जब इस बैंक अकाउंट के बारे में पुलिस को पता चल गया तो पुलिस की तफ्तीश 1 इंच और आगे बढ़ गई। पुलिस ने बैंक गई पुलिस। बैंक जाने के बाद वहाँ से पुलिस ने इस आदमी का पैन नंबर निकलवाया। बैंक अकाउंट के साथ पैन नंबर भी अटैच्ड था। पैन नंबर जब मिला तो पुलिस ने उस पैन नंबर को वेरीफाई किया, और खुशी की बात यह रही कि उस पैन नंबर को वेरीफाई करने पर पुलिस को वीरेंद्र सिंह का प्रेजेंट मोबाइल नंबर, यानी जो करंट मोबाइल नंबर है, वो पता चल गया, क्योंकि पैन नंबर में पुराना नहीं, नया मोबाइल नंबर मेंशन था। अब ये जो है, ये नया मोबाइल नंबर दिल्ली पुलिस के लिए और रमेश कुमार एंड टीम के लिए तुरूप का इक्का साबित हुई। पुलिस ने इस मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगाया, अपने मुखबिरों का जाल बिछाया। कामयाबी करीब आने लगी। पता चला कि दिल्ली के रोहिणी इलाके के विजय विहार नाम के एक लोकेलिटी में इन दिनों ये मोबाइल नंबर एक्टिव है। पुलिस ने उसका पिन पॉइंट लोकेशन निकाला और एक दिन पुलिस की एक टीम विजय विहार पहुंची। बेसिकली एक दिन पहुंचने से पहले मैं आपको बताऊं, पुलिस की एक टीम लगातार वहां कई दिनों तक कैंप भी करती रही, आती जाती रही, और उस इलाके को छान मारा पुलिस वालों ने कि कहाँ इस तरह के जिस्म फरोशी के धंधेबाज हैं, कहाँ उनका ठिकाना है, कहाँ अड्डा है, कहाँ रहते हैं, क्या हुआ अबाउट्स है। और ये जो काले कारोबार वाले लोग हैं, इनके बारे में पुलिस को और ख़ासकर लोकल पुलिस को खबर तो होती है। तो रमेश कुमार ने लोकल पुलिस में अपने जो सोर्सेज हैं और जो मुखबिर है, उनके ज़रिए वीरेंद्र सिंह के बारे में जानकारी जुटाई, और एक दिन वीरेंद्र सिंह के ठिकाने की तरफ रमेश कुमार और उनके साथी बढ़ने लगे, और पुलिस को वीरेंद्र सिंह जो है वो रास्ते में ही मिल गया। रमेश कुमार ने वक्त नहीं गंवाया। 17 साल बेशक गुजर चुके थे, लेकिन वीरेंद्र सिंह की तस्वीर रमेश कुमार की आंखों में थी, और रमेश ने उसे बीच रास्ते से ही धर दबोचा, उसके गिरेबान पर हाथ डाला और उसे पकड़ लिया, उसे डराया, सख्ती से पूछताछ की। सबसे पहले तो यही पता करना था कि तुम हो कौन। तो जब पुलिस ने उसे पकड़ लिया और कोई विकल्प उसके पास बचा नहीं, तो उसने मान लिया कि वही वीरेंद्र सिंह है। अब वीरेंद्र सिंह नाम का वो आदमी जिसने 17 साल पहले एक लड़की का कत्ल किया था और कत्ल करने के बाद फरार हो गया था, वो इतने दिनों के बाद पुलिस की पकड़ में आ चुका था। रमेश कुमार ये कहते हैं कि उनके लिए इस मामले को सॉल्व करना किसी पर्सनल लड़ाई को जीतने जैसा था, और उन्हें जितनी खुशी इस मुलजिम को पकड़कर हुई, पूरे करियर में इतनी खुशी किसी दूसरे मुलजिम को पकड़कर नहीं हुई थी। हर आदमी किसी न किसी केस के साथ अपने पेशे में अटैच्ड हो जाता है और उस चीज़ को वो भूल नहीं सकता। तो रमेश कुमार के लिए इस केस का जो मामला है वो नहीं भूलने वाला था। अब वीरेंद्र सिंह से पूछताछ शुरू हुई कि तुमने क्यों ये कत्ल किया, क्या मामला था, वो लड़की कौन थी। तो इसके पीछे एक और दर्दनाक कहानी निकलकर सामने आई। पता चला कि बिहार का रहने वाला वीरेंद्र सिंह पहले जो है वो सिलीगुड़ी में रहता था और वहाँ रहकर काम करता था। वहाँ उसे इस लड़की के बारे में पता चला, और जब इस लड़की के बारे में पता चला तो उसने इस लड़की को सिलीगुड़ी से किसी आदमी से, जिस्म फरोशी और ह्यूमन ट्रैफिकर जिसे कहते हैं ना, मानव तस्कर से, उसने इस लड़की को सिर्फ 10,000 रुपये में ख़रीदा था। आप सोचिए क्या हालत है हमारे देश में इंसानों की कि जानवरों से भी कई बार कम कीमत लगती है। तो इस लड़की को महज 10,000 रुपये में वीरेंद्र सिंह ने ख़रीदा और ख़रीद कर अपने साथ दिल्ली लेकर आ गया। दिल्ली लाने के बाद इस लड़की से, 22 साल की लड़की थी, जिस्म फरोशी करवाने लगा। जून के महीने में 4 जून 2007 को ये लड़की जो है वो बीमार थी, इसकी तबीयत ख़राब थी, और वीरेंद्र सिंह इसे किसी क्लाइंट के पास भेजना चाहता था। लड़की इसके लिए राज़ी नहीं थी, वो तैयार नहीं हुई। उसने बताया कि मैं बीमार हूँ, मैं नहीं जा सकती। लेकिन वीरेंद्र सिंह को पैसे नज़र आ रहे थे। लड़की से तो उसे कोई प्यार या लगाव तो था नहीं, मानवता नाम की कोई चीज़ नहीं थी 10,000 रुपये में ख़रीद कर, वरना कौन उसे जिस्म फरोशी करवाता। तो जब इस लड़की ने मना कर दिया तो गुस्से में आकर वीरेंद्र सिंह ने उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद जब उसे एहसास हुआ कि भारी भूल हो गई, फंस गया, तो फिर उसने उसकी लाश को अपने घर में पड़े एक लोहे के ट्रंक में भरा, और भरने के बाद फ़ौरन
बाहर से कमरे में ताला लगाया और ताला लगाकर फरार हो गया। इसके बाद वो मोबाइल नंबर जो है उसने बंद ही कर दिया हमेशा के लिए, और अपने जो प्रोबेबल हाइडआउट्स थे उनमें से किसी भी जगह वो नहीं गया और उसने एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की। नाम उसका वही रहा, लेकिन इतना बड़ा हमारा देश पता नहीं कहाँ किस कोने में गया, कहाँ छुप गया। पुलिस उसे ढूंढती रह गई लेकिन ढूंढ नहीं पा रही थी। लेकिन आखिरकार जैसा कि मैंने आपको बताया, एक पुलिस ऑफिसर की मेहनत, ऐसे तो पूरी टीम की मेहनत, लेकिन खासकर रमेश कुमार जो अब एएसआई हैं क्राइम ब्रांच में, उनकी मेहनत रंग लाई और 17 साल बाद पुलिस ने एक बेगुनाह लड़की के कत्ल के गुनहगार को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। तो ये एक क्लासिक इन्वेस्टिगेशन का केस है जिसके लिए मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस की तारीफ होनी ही चाहिए। अब आइए बात करते हैं जो इससे पिछली स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी। हमने आपको बताया था कि किस तरह से सीतापुर में 6 कत्ल हुए और उस 6 कत्ल में घर का ही एक मेंबर यानी एक भाई, उसका हाथ सामने आया। और सबसे अजीब बात ये रही कि इस केस का खुलासा तब हुआ जब एक आदमी के सिर से 2 गोलियां बरामद हुई। पहले ये माना जा रहा था कि उस आदमी ने खुदकुशी की है, अपने सिर में 1 गोली मारी है, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो ये पता चला कि उसके सिर में 2 गोलियां हैं और इसमें भी जो दूसरी वाली गोली है वो बाई मिस्टेक कातिल से चल गई थी और चलकर इस आदमी के सिर में घुस गई थी, जिसके बारे में कातिल को कोई जानकारी नहीं थी। और इत्तेफाक देखिए कि यही दूसरी गोली जो है इस केस के खुलासे की वजह बनी। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लेकिन बहुत ही सुनने लायक वो क्राइम की खबर है। तो अगर आप में से किसी ने उसको मिस किया है तो इस सेकंड एपिसोड को भी आप लोग ज़रूर देख और सुन सकते हैं क्राइम तक के प्लेलिस्ट में सुप्रतिम से सुनिए में जाकर। आइए कुछ कमेंट्स पढ़ता हूँ। प्रदीप भांबू जी ने विश किया है, स्वागत आपका। रवीश अंसारी हैं और इन्होंने लिखा है कि कल वाली कहानी और आज वाली कहानी मिला के सुनने में जो है उनको ये ठीक लगा। शुक्रिया गुरुजी, उन्होंने लिखा है, थैंक यू वेरी मच। मैंने पहले भी शायद इसके बारे में कहा था, आपका नाम जो है वो खालिस हिंदू नाम है, रवीश, क्योंकि वो रवि और इश मतलब सूर्य भगवान और दूसरा आगे है अंसारी। तो ये क्या मिस्ट्री है, इसके बारे में ज़रूर बताएं। हालांकि इसको नेगेटिवली बिल्कुल ना लें, मुझे तो लगता है ये अपने आप में एक शानदार मिसाल है आपका नाम। कई बार लोग जब धर्म का मामला आ जाता है तो तुरंत उसके नेगेटिव कंक्लूजन भी ड्रॉ करने लगते हैं। तो मेरे पूछने का ऐसा कतई मकसद नहीं है, लेकिन आप अगर चाहें तो अपने नाम और सरनेम के बारे में ज़रूर बता सकते हैं। शिवम ध्रुव हमारे दर्शक हैं छत्तीसगढ़ से, बहुत बहुत स्वागत आपका, उन्होंने विश किया है। स्वीट प्रीत हमारी दर्शक हैं और इनका नाम है प्रीति, इन्होंने अपने बारे में बताया है और ये रेगुलर हमारे शो को देखती और सुनती हैं। ये झारखंड से है, इन्होंने ये भी जानकारी दी है। बहुत बहुत स्वागत आपका। संदीप रोज़ ने कमेंट किया है। विनय नासवाले जी, निखिल शर्मा, मुझे आपकी कहानी सुनाने का तरीका बहुत पसंद है, इन्होंने लिखा है। शिखर रयात, इन्होंने लिखा है कि इतनी गोलियां चली लेकिन पड़ोस में किसी को आवाज़ नहीं आई, क्या साइलेंसर लगा हुआ था? नहीं, साइलेंसर नहीं लगा हुआ था, देसी कट्टा था, लेकिन आवाज़ इसलिए नहीं आई कि गांव में आपको पता है आज भी मकान बिल्कुल एक दूसरे से सट कर बने हुए हों, ये ज़रूरी नहीं है। इनका जो 2 मंजिला मकान था ये थोड़ा गाँव के एक कोने में था जहाँ पर आबादी नहीं थी, बसावट नहीं थी, लोग थोड़ा दूर रहते थे। इस वजह से आधी रात को गोली चली और किसी को सुनाई नहीं दिया, तो कोई बहुत अचरज की बात नहीं है इसमें। परूप श्रेष्ठा जी और पंखा स्वादी कला के नाम से एक आईडी, उन्होंने भी कमेंट किया है। वृतिका कुतुश ने कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। मेरे हस्बैंड का नाम भी सुप्रतिम चौधरी है, मैं भी बंगाली हूँ, उन्होंने लिखा है। अरे क्या बात, ये तो अपने आप में एक मतलब मुझे लगता है करिश्मा है। करिश्मा इस सेंस में कि सुप्रतिम नाम बहुत कॉमन नहीं है, बंगालियों में भी बहुत कॉमन नहीं है। हालांकि कोलकाता में आप या पश्चिम बंगाल में जाए तो आपको लोग मिलेंगे, लेकिन बंगाल से बाहर मुझे सुप्रतिम आज तक बहुत कम ही मिले हैं। लेकिन आपके हस्बैंड का नाम सुप्रतिम है ये जानकर मुझे हैरानी हुई और ऑब्वियसली एक अपने नाम के आदमी के बारे में पता चला तो अच्छा भी लगा। विजेंद्र सिंह जी ने भी कमेंट किया, बहुत स्वागत आपका। अंसारी हुज़ैफा और भगवती छेत्री और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, लेकिन सबके नाम और कमेंट्स एक साथ एक दिन में पढ़ नहीं सकता। इस सिलसिले को प्लीज़ जारी रखिएगा। ये मत समझिएगा कि आपका नाम या कमेंट नहीं पढ़ा, मैंने पर्सनली पढ़ा है और आगे भी पढ़ता हूँ, रोज़ पढ़ता हूँ, लेकिन हर नाम या हर कमेंट हर रोज़ ऑन स्क्रीन सामने पर पढ़ना संभव नहीं है, थोड़ी वक्त की पाबंदी होती है। आप इस सिलसिले को बरकरार रखिए, आपसे गुजारिश है। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।